ये चलते हुए शोल्डर जॉइंट का ना क्रॉस सेक्शन है। ध्यान से देखिए कैसे सूजा हुआ है। मोटा सा टेंडन उस पतली सी जगह में सीधे रगड़ रखा है। जब कोई टेंडन सेंसिटिव हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है तो वो मोटा हो जाता है, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट चबी टेंडन कहते हैं। जब ये छोटी सी जगह से खिसकने की कोशिश करता है तो ये फंसता है और मुड़ता है, जिससे वो अजीब सी पॉपिंग यानी कि खटकने की आवाज आती है। मूवमेंट कराना तो इनके काम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। टेंडन्स को आप बहुत ज्यादा खींचने वाले बायोलॉजिकल केबल्स की तरह समझ सकते हैं। अगर आप सीढ़ियों से नीचे कूदते हैं और दोनों पैरों पर जोर से लैंड करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो सारा का सारा अचानक लगने वाला फोर्स सीधे आपके मसल्स यानी कि मांसपेशियों पर पड़े। यहाँ देखिए आपके टेंडन ना शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, जो एक सेकंड के हिस्से में ही तेजी से खींच जाते हैं ताकि आपकी मसल फटने से बच जाए। हमारी बॉडी इसी फिजिकल स्ट्रेस को हैंडल करती है। इसमें एक बड़ा अंतर आता है जब आप वेट उठाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल इस नए लोड को झेल लेती है और बहुत तेजी से ग्रो करती है, लेकिन आपके टेंडन्स को उसी सेम लोड की आदत डालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसी मिसमैच का सबसे भयंकर नतीजा हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में देख सकते हैं। जैसे कि देखिए फोटो खचाखच भरे बेसबॉल स्टेडियम की है जो 1990 के दशक का सीन दिखा रही है। ये इस खेल का एक आम दौर था और एक ऐतिहासिक केस स्टडी भी है कि क्या होता है जब मसल की ग्रोथ टेंडन की ताकत से बहुत ज्यादा निकल जाती है। खासकर इस दौर में एनाबॉलिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल ने आर्टिफिशियल तरीके से मसल की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। मसल्स की ताकत तो गुब्बारे की तरह फूल गई है, लेकिन टेंडन उस स्पीड से ताकतवर नहीं हो पाए हैं आज भी। इस वजह से इतने भयंकर टेंडन टीयर्स हुए हैं कि सिर्फ प्लेयर्स पे चोट लगने की रेट को देखकर एकदम सही से बता सकते हैं कि कौन स्टेरॉइड ले रहा है। वैसे ये सब झेलने के लिए आपको सिंथेटिक हार्मोन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अचानक से अपना उठाए जाने वाला वेट बढ़ा देते हैं या बारबल को अपनी छाती से उछालने के लिए मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मसल तो झटको झेल लेती है, लेकिन टेंडन पीछे रह जाते हैं। इससे एक लोड गैप बन जाता है जिससे उस कम्युनिटी टिश्यू में बहुत छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन थोड़े थोड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब टेंडन में दर्द शुरू होता है तो सबसे कॉमन मेडिकल सलाह यही मिलती है कि मूवमेंट रोक दो और जॉइंट को पूरा रेस्ट करने दो। लेकिन टेंडन्स हमारी मसल और हड्डियों के लिए बहुत अलग होते हैं। उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी एक लगातार मैकेनिकल लोड की जरूरत होती है। सच कहूं तो बिना लोड के टेंडन टेंडन नहीं रहता है। अगर आप जॉइंट पर स्ट्रेस डालना पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो टेंडन के अच्छे और हेल्दी हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं और जो हिस्सा डैमेज हो चुका होता है वो एकदम शून्य पड़ जाता है और कभी कभी ठीक से रिकवर भी नहीं होता। तो फिर हम यहाँ बुरी तरह फंस जाते हैं। हैवी और डायनेमिक मूवमेंट करने से लोड गैप बनता है जो टेंडन को डैमेज करता है और पूरा रेस्ट करने से वो टिश्यू वैसे ही कमजोर होकर बेकार हो जाता है, यानी कि फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। इसीलिए हमें एक बहुत सटीक तरीका चाहिए जिससे हम उस माइक्रोस्कोपिक घाव को ठीक करने के लिए उसमें टेंशन तो डाल लेकिन उसे ज्यादा फटने से बचा लें। इस सिनेमैटिक शॉट में देखिए एक एथलीट ना पुशअप के बीच में रुक गया है। ध्यान दीजिए कि कैसे बहुत ज्यादा जोर पड़ने पे उसकी मसल्स कांप रही हैं, लेकिन उसकी बॉडी एकदम पत्थर की तरह रुकी हुई है। इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। एक ऐसा मूवमेंट जहां आप एक ऐसी चीज के खिलाफ अपनी मसल को सिकोड़ते हैं जो हिल नहीं सकती, जिससे जॉइंट को हिलाए बिना ही मैक्सिमम टेंशन पैदा होती है। यूएस के डेविस के डॉक्टर कीथ बार के रिसर्च के मुताबिक ये वही रुकी हुई पोजीशन है जो रिकवरी के प्रोसेस को स्टार्ट करती है। आइसोमेट्रिक होल्ड बहुत ही अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं कि टेंडन के अंदर गहराई में मौजूद एक एक फाइबर पर मैकेनिकल फोर्स कैसे बांटा जाए। एक टेंडन का माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है। जब आप आइसोमेट्रिक होल्ड शुरू करते हैं तो टेंशन सब जगह बराबर नहीं बढ़ती है। जो सीधे और हेल्दी केबल फाइबर्स होते हैं वो शुरुआती लोड का 100% अपने ऊपर ले लेते हैं, बल्कि डैमेज वाले हिस्से यानी कि वो डार्क वाला जो हिस्सा होता है वो एकदम शून्य पड़ा रहता है। जैसे जैसे आप उन ठहरी हुई टेंशन को बनाए रखते हैं एक मैकेनिकल प्रोसेस शुरू होता है जिसे कि क्रीप कहते हैं। क्योंकि आपका जॉइंट हिल नहीं रहा है, वो मजबूत और हेल्दी फाइबर्स उस दबाव के झेलने के लिए धीरे धीरे खिंचने और लंबे होने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह पर फिक्स। आखिरकार उन प्राइमरी फाइबर्स की खींचने की लिमिट खत्म हो जाती है। अब पूरे स्ट्रक्चर को टूटने से बचाने के लिए वो मजबूरी में उस टेंशन को आगे वाले दूसरे सबसे मजबूत फाइबर्स के पास कर देते हैं। अगर आप उस होल्ड को करीब 30 सेकंड तक बनाए रखते हैं तो वो ट्रांसफर होता हुआ लोड आखिरकार टेंडन के सबसे कमजोर और सबसे डैमेज हिस्से तक पहुंच जाता है और तब जाकर पहली बार इस डैमेज हिस्से को एक क्लियर मैकेनिकल सिग्नल मिलता है। जबरदस्त और फोकस की हुई टेंशन उस टिश्यू को नया कोलेजन बनाने को मजबूर कर देती है, जिससे कि घाव सचमुच में सीधे और अच्छे केबल्स के रूप में दोबारा सेट हो जाता है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि आइसोमेट्रिक कोई मामूली एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मैकेनिकल तरीका है जो आपके शून्य पड़े घाव वाले टिश्यू को वापस आपकी बॉडी की मेन सेक्सुअल चेन से जुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। अब इस बायोलॉजिकल ट्रिक को घर पे आजमाने के लिए सबसे पहले वो मोशन मूवमेंट पकड़िए जिसमें आपको दर्द होता है। एक बार जब वो मिल जाए तो उस पोजीशन को होल्ड करें और किसी ऐसी चीज के खिलाफ पूरी ताकत से धक्का दें जो हिल नहीं सकती और कम से कम 30 सेकंड तक ऐसा ही रखें। जब आप ये कर रहे हो ध्यान रखिए कि होल्ड करते वक्त हल्का सा दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वो जो खास दर्द है ना वो असल में उस शून्य पड़े स्कार टिश्यू की फीलिंग है जब लोड आखिरकार उस तक पहुंचता है और उसे भी हैवी लोड झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है आपका रोजमर्रा का दर्द महज 2 हफ्तों में थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाए क्योंकि लोड आखिरकार पूरे जॉइंट में अच्छे से बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल क्लोजन को पूरी तरह से दोबारा बनने के लिए आपको इन स्टैटिक शोल्ड को हफ्ते में 3 से 4 बार पूरे 4 से 8 हफ्तों तक रिपीट करना होगा। उम्र बढ़ने या हाई ट्रेनिंग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे चलकर आपको जॉइंट पेन झेलना ही पड़ेगा। पूरे रेस्ट वाले झूठ को छोड़कर और मैकेनिकल टेंशन का सही इस्तेमाल करके
कोई भी अपनी बॉडी के अंदर मौजूद इन केबल्स को फिर से मजबूत बना